नाज़रीन, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान इसराइल के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है और Su-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो बहुत जल्द ईरानी एयरफोर्स के हवाले किए जाने वाले हैं। ये दो बहुत गैर मामूली खबरें सामने आ रही हैं। अचानक ईरान से ये खबर आई है कि वो इसराइल के ऊपर हमला करने जा रहा है। हालांकि अब काफ़ी दिनों से इस हवाले से तो कोई जो डेवलपमेंट्स हैं वो कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रही थी कि ईरान कोई हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब अचानक ईरान से ये खबर जो है वो सामने आई है। दूसरी तरफ एक और गैर मामूली डेवलपमेंट यह है कि ईरान की यूरोपियंस के साथ गैर मामूली लेवल की टॉक्स होने जा रही है। इसमें अमेरिका नहीं है, सिर्फ यूरोपियंस के साथ टॉक्स होने जा रही हैं बायलैटरल लेवल के ऊपर। इसराइल को साइड के ऊपर रखते हुए यूरोप ईरान के साथ इंगेजमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ बड़ी खबर हिजबुल्लाह और इसराइल के हवाले से सामने आ रही है। इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी है बेरूत के ऊपर, कारपेट बॉम्बिंग बताई जा रही है और ये 14 महीनों की सबसे खौफनाक बमबारी है जो बेरूत के ऊपर इस वक्त की गई है। अब ये बड़ी नाजुक सूरत हाल पैदा हो गई है। एक तरफ सीज फायर के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि अब के बाद किसी भी लम्हे सीज फायर अचानक अनाउंस हो सकता है। अमेरिका और फ्रांस किसी भी वक्त सीज फायर अनाउंस कर सकते हैं लेबनान के हवाले से। एक तो खबरें ये आ रही हैं, लेकिन साथ ही अब बेरूत के ऊपर इतनी बड़ी बॉम्बिंग शुरू हो गई है जो कि पूरे 14 महीनों के अंदर नहीं हुई। हालांकि इसराइल ने कितनी वायलेंट और कितनी खौफनाक बमबारी लेबनान के ऊपर की है, तो अब सोचिए ये उन सबसे ज्यादा खौफनाक बमबारी है, तो इसका जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। तो अब ये नाजुक सूरत हाल है कि एक तरफ पैरेलल सीज फायर टॉक्स चल रही हैं और खबरें हैं कि ये किसी भी वक्त अनाउंस हो सकती है, और दूसरी तरफ अब इसराइल ने ये इतनी बड़ी बमबारी शुरू कर दी है और इसका जाहिर बात है नतीजा तो आना है, इसका जवाब तो आना है, और इसका जवाब अब तल अवीव पर हमले के साथ दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस वक्त लेबनान से जो खबरें सामने आ रही हैं, हिजबुल्लाह बहुत बड़ा हमला प्लान कर रही है तल अवीव और बाकी एरियाज के ऊपर, हाइफा और बाकी एरियाज के ऊपर। जैसे संडे को एक बड़ा अटैक हिजबुल्लाह ने किया था, उससे भी बड़ा अटैक जो है ना हिजबुल्लाह अब तल अवीव के ऊपर करने जा रही है, और बाकी बहुत सारे एरियाज के ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक्स जो है वो शुरू कर भी दिए हैं। और जो ज़मीनी जंग है उसमें नए क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इजरायली टैंकों की तबाही के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। तो ये सारी जो इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल के अंदर गैर मामूली खबरें आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, दोनों खबरें बहुत बड़ी हैं जो हिजबुल्लाह और इसराइल के हवाले से आ रही हैं और ईरान के हवाले से। आगाज हम ईरान से करते हैं। ईरान से जो गैर मुतवक्का खबर आई है, सरप्राइजिंग न्यूज़ आई है, वो ये है कि ईरान इस वक्त तैयारी कर रहा है इसराइल के ऊपर अटैक करने की। ये वही अटैक है जो ट्रू प्रॉमिस 3 है, यानी 2 मरतबा ईरान अटैक कर चुका है, अब ये 3rd टाइम ईरान इसराइल के ऊपर हमला करने जा रहा है। और ये बात कोई ऐसे सोर्सेज से नहीं आ रही जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, बल्कि उन सोर्सेज से आ रही है जो कि पूरी तरह से कंफर्म्ड है। मिसाल के तौर पे ये खबर IRGC के साथ, पासदारान इनकलाब के साथ जो एफिलिएटेड ईरानी सरकारी मीडिया है वहां से ये खबर जनरेट हुई है, तो इसलिए इसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अगर ये कोई वेस्टर्न मीडिया की होती तो शायद इसको, अगर मतलब वेस्टर्न मीडिया कह रहा होता कि ईरान हमला करने जा रहा है तो शायद उतनी वेटेज ना मिलती, या कोई और तज्जियाकार ये बात कर रहा है। ये IRGC के साथ जो एफिलिएटेड ईरानी सरकारी मीडिया है वो ये बात कर रहा है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। ईरान प्रिपेयरिंग टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल्स October 26 अटैक, और इसमें उन्होंने फिर लिखा है मिलिट्री ऑफिशियल्स आर प्लानिंग वेरियस स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल। IRGC एफिलिएटेड मीडिया तस्नीम न्यूज, ठीक है, ये उनका सरकारी मीडिया है और IRGC के साथ एफिलिएटेड है, तो वो ये बात कर रहा है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और वो कह रहे हैं कि वेरियस स्ट्रेटजीज के ऊपर काम हो रहा है कि कौन सा हमला होगा, ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे, कौन से वेपन इस्तेमाल होंगे, कितने होंगे, क्या इंटेंसिटी होगी। और जो 26 अक्टूबर को इसराइल ने हमला किया था बताया जा रहा है ये उसका जवाब है। बहरहाल अब ये देखते हैं कि क्या होता है। इसी दरमियान एक और बड़ी खबर सामने आ रही है Su-35 फाइटर जेट्स, जिनके हवाले से हम पिछले कई महीनों से बात कर रहे हैं। अब खबर यह है कि विद इन डेज वो ईरानी एयरफोर्स के पास होंगे। खबर ये आ रही है कि 6 Su-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो असेंबल हो रहे हैं और अब से 2, 4, 5, 7, 10 दिनों में वो ईरानी एयरफोर्स के पास होंगे। ईरान हैज प्रॉमिस्ड टू अटैक इजराइल फॉर 3rd टाइम। ईरान सेज दिस इज अ रिस्पॉन्स टू द इजरायली aggression and it will be bigger than the last time। ये कि पिछले से हमारा हमला जो है वो बड़ा होगा। 6 Su-35 are currently being assembled and will be delivered to Iran's
हमदान एयरबेस बाय रशियन पायलट। तो अब ये असेंबल हो रहे हैं, तो असेंबल क्या वो ईरान के अंदर किए जा रहे हैं या फिर कहीं बाहर किए जा रहे हैं, तो इसकी तो कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ये डिलीवर किए जाएंगे बाय रशियन पायलट्स, तो इसका मतलब ये ईरान से बाहर ही फिर असेंबल हो रहे हैं। अगर ये ईरान के अंदर हो रहे होते तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि रशियन पायलट्स इनको डिलीवर करेंगे। तो अब ये कंफर्म खबर आ रही है कि इब्तदाई तौर पर 6 Su-35 फाइटर जेट्स वो ईरान के हवाले, ईरानी एयरफोर्स के हवाले विद इन डेज है वो किए जाने वाले हैं। और अगर हम जो आलमी मंजरनामा है उसको देखें तो उसमें ये अब नजर भी आता है कि ये होने जा रहा है, क्योंकि जो यूक्रेन में एस्केलेशन है वहां पर जो हथियार दिए जा रहे हैं, जो वेस्टर्न फोर्सेस तैयारी कर रही हैं हमला करने की, जो न्यूक्लियर हथियार, तो अब रूस भी फिर कोई देरी नहीं करने वाला है अपने इत्तेहादियों को वेपन्स देने के हवाले से। यानी जंग चंद दिन की दूरी के ऊपर खड़ी हुई है, तो अब रूस किस लिए देर करेगा। यानी अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर तक डिलीवर किए जा रहे हैं तो रूस क्यों कर देरी करेगा अपने इत्तेहादियों को ये जो बड़े वेपन्स हैं और डिलीवर करने से। और आप देखिए यमन पहुंचा हुआ है यूक्रेन में, तो क्या यमन ईरान की मर्जी के बगैर वहां पर गया है या ईरान की मुशावरत के बगैर वहां पर गया है? ऐसा तो नहीं हो सकता, ईरान की इसमें पूरी मुशावरत भी शामिल है। फिर ईरान के हवाले से इल्ज़ाम भी लगता है कि वो ड्रोन्स दे रहे हैं रशिया को। तो अब वो वक्त आ गया है कि ईरान को ये जो हथियार है वो डिलीवर किए जाएं। तो इसलिए इब्तदाई तौर पर ये 6 Su-35 फाइटर जेट्स हैं वो दिए जाने की इत्तला सामने आ रही है। और जो यमन वहां पर पहुंचा है उस हवाले से मतलब जो एंटी शिप और लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो यमन को भी डिलीवर होने की इत्तला सामने आ रही हैं। इसी दरमियान एक और मेगा न्यूज़ है और वो भी गैर मामूली है। ईरान की मुलाकात होने जा रही है इस फ्राइडे को जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से। फ्राइडे को ये मुलाकात हो रही है और ये गैर मामूली इसलिए कि इसमें अमेरिका नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूरोप है। और इसमें डिस्कशन क्या होगी जरा देखिए। टॉक्स टू एड्रेस बायलैटरल, दो तरफा ताल्लुकात। यूरोप और ईरान के कोई दो तरफा ताल्लुकात नहीं है। रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, गाजा, लेबनान एंड रीजनल पीस। ईरान के साथ वो बायलैटरल रिलेशंस और इंटरनेशनल इश्यूज और रीजनल इश्यूज और गजा और लेबनान ये सारा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान से किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट की जाए, ईरान को आइसोलेटेड रखा जाए, ईरान को एक टेररिस्ट के तौर पर दिखाया जाए। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई यूरोपियन नेशंस ईरान के साथ कोई बायलैटरल जो टाइज हैं, ये तो दो ऐसे ममालिक आपस में बायलैटरल टाइज डिस्कस करते हैं जो दोस्ती की तरफ बढ़ रहे होते हैं या दोस्त होते हैं। तो ईरान और यूरोपियंस की तो कोई दोस्ती नहीं है। तो फिर हम पहली बार ये लफ्ज़ सुन रहे हैं कि बायलैटरल जो टाइज हैं उनको यहां पर डिस्कस किया जाना है। और फिर उन ईरान से बात की जा रही है रीजन के हवाले से। तो इजराइल एक तो ये नहीं चाहता कि ईरान से कोई इंगेजमेंट हो, और फिर मिडल ईस्ट के हवाले से जो भी पॉलिसी बनती है वो विद रेफरेंस टू इजराइल बनती है। इजराइल बताएगा कि रीजन में क्या करना है, किसको दोस्त बनाना है, किसको दुश्मन बनाना है। लेकिन यूरोप इंगेजमेंट कर रहा है ईरान से और उससे रीजनल जो इश्यूज हैं वो डिस्कस कर रहा है। तो ये बेसिकली वही मूवमेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि यूरोप में ये सोच पाई जा रही है और आगे बढ़ रही है, जिसको सबसे पहले मैक्रोन ने ऑन रिकॉर्ड आकर बड़े फोरम के ऊपर कहा कि हमें इजराइल और अमेरिका से हटकर अपनी पॉलिसी बनानी होगी। अमेरिका और इजराइल से हटकर अपने डिफेंस टाइज और अपने ताल्लुकात उनको रीशेप करना होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि इजराइल और अमेरिका हमें जैसे कहेंगे या जहां पर उनके इंटरेस्ट होंगे हम उनके मुताबिक चलेंगे। ठीक है, तो ये वो बेसिकली पीछे माइंडसेट है कि यूरोप ने इससे पहले अरबों के साथ पहला समिट किया, तारीख में पहला यूरोपीय यूनियन और अरब समिट हुआ है, और उसके बाद अब वो ईरान के साथ इंगेज करने जा रहे हैं। और यहां पर फ्रांस का कलीदी किरदार है। फ्रांस, बर्तानिया और जर्मनी और इसमें इटली भी शामिल है। इन सारे मुल्कों को वो कन्विंस कर रहा था कि हमें ईरान के साथ जो निगोशिएशंस हैं उनको खत्म नहीं करना चाहिए। यानी इजराइल तो कहता है कि ईरान से कोई बात ही नहीं होगी, जब वो है ही दहशतगर्द तो हम उनसे बात क्यों करें। उसका बयानिया तो वो है जिसको यूरोप और वेस्ट मानते भी हैं पहले से। लेकिन अब फ्रांस क्या कह रहा है कि हमें ईरान से मुज़ाकरात खत्म नहीं करने चाहिए, उनके साथ इंगेजमेंट जारी रखनी चाहिए। और ईरान का इसमें बहुत अच्छा किरदार ये रहा है कि जब ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने जा रहा था और यूरोपियंस इंगेज कर रहे थे ईरान से, तो ईरान ने अपना बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ यूरोपियंस के साथ जो है ना डिलीवर किया और उनको बताया कि हम तो अमन चाहते हैं और इजराइल है जो जंग को बहरहाल बढ़ाना चाहता है। तो फ्रांस ने इसमें सबको
کنوینس کیا کہ ہمیں ایران سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے جو پوپ فرانسس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہے, جو خط و کتابت ہوئی ہے, ایران کے صدر نے پوپ فرانسس کو خط لکھا ہے, تو آپ دیکھیے اٹلی بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن اوورآل اس کا ون لائنر یہی ہے کہ یہ وہ پریکٹیکل اقدام ہے کہ یورپ جو ہے وہ اب الگ دیکھ رہا ہے اسرائیل سے ہٹ کر. وہ مڈل ایسٹ کو ود ریفرنس اسرائیل نہیں دیکھ رہا, بلکہ وہ اپنے مفاد کے طور پر, اپنے انٹرسٹ کے طور پر اور اسرائیل سے ہٹ کر اپنی پالیسی بنا رہا ہے. یوکرین کے اوپر سٹانس مختلف ہے. یوکرین میں بائیڈن, انتظامیہ اور یورپ ایک پیج کے اوپر ہیں, لیکن مڈل ایسٹ کے حوالے سے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. اور جب ٹرمپ آ جائے گا تو نہ وہ مڈل ایسٹ کے اوپر ایک پیج کے اوپر رہیں گے اور نہ یوکرین کے حوالے سے وہ ایک پیج کے اوپر رہیں گے. تو اس لیے یورپ کو یہ خطرہ ہے کہ ہمیں اپنا ڈیفنس اور اپنے معاملات الگ دیکھنے ہوں گے, اسرائیل کی جنگوں میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو دہائیوں بعد ہوئی ہے, اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. اب ناظرین, حزب اللہ اور اسرائیل کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس وقت خبریں یہ ہیں کہ پس پردہ مذاکرات بہت سیریس لیول کے اوپر جا چکے ہیں اور کسی بھی وقت سیز فائر اناؤنس ہو سکتا ہے. یہ پس پردہ جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتی تو اس سینیریو میں جو کہ کیوس ہے اور انسرٹینٹی ہے اور کسی کو کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, اور پچھلے 14 مہینوں میں ہم نے غزہ کے حوالے سے کنڈکٹ دیکھا ہے کہ سیز فائر کا جو باتیں ہوتی رہی ہیں, ایٹ دی اینڈ جا کر وہ ریورس ہو جاتا تھا. تو اس لیے کسی کو اعتبار نہیں ہے, کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے سیز فائر ہو رہا ہے, لیکن جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا تب تک اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک چیز ضرور حتمی ہے کہ چاہے آج یہ اسرائیل کا سرنڈر ہو یا چاہے کل ہو, چاہے 1 ماہ بعد ہو یا چاہے 6 ماہ بعد ہو, جب تک بھی یہ جنگ چلے, لیکن اسرائیل یہاں سے فاتح ہو کر تو نہیں نکل سکتا. یہ بات تو حتمی ہے, باقی اس کے علاوہ بھی حتمی کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی خبر یہ بھی ہے ناظرین کہ آج رات ہی یہ سیز فائر اناؤنس ہو سکتا ہے. یہ اچانک سڈنلی کسی بھی وقت سیز فائر اب کے بعد اناؤنس ہو سکتا ہے. لیکن اب اسی درمیان ایک اور ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ کوئی بھی نتیجہ لا سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بیروت کے اوپر بامبنگ شروع کر دیا اسرائیل نے. ایک مطلب اچانک سے انہوں نے یہ بامبنگ شروع کی ہے, اور یہ انتہائی وائلنٹ بمباری ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی بمباری ان پورے 14 مہینوں کے اندر بیروت کے اوپر نہیں ہوئی ہے. ریزیڈینشل ایریاز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. 79 لوگوں کے اوپر بمباری ایک بار پھر اسرائیل نے شروع کر دی ہے, اور اس کو کارپیٹ بامبنگ بھی کہا جا رہا ہے. جو کارپیٹ بامبنگ ناظرین ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک فارم ہوتی ہے بمباری کی, یعنی جس کے اندر اندھا دھند بس بم گرائے جاتے ہیں بغیر کسی ٹارگٹس کے. جیسے بارش گرتی ہے نا, اسی طرح بم آسمان سے برس رہے ہوتے ہیں. یہ جو ٹرم ہے نا کارپیٹ بامبنگ, یہ مثال کے طور پہ یہ وہاں سے آئی ہے کہ جیسے کارپیٹ پورے فلور کو کور کر لیتا ہے, تو بم ایسے گرتے ہیں کہ وہ پورے علاقے کو کور کر لیتے ہیں, جگہ جگہ پر وہ گر رہے ہوتے ہیں بارش کی طرح. جیسے امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو کارپیٹ بامبنگ کی تھی, عراق پر کیا تو کارپیٹ بامبنگ کی, ویتنام میں, مطلب بس جہاز آ رہے ہوتے ہیں اور بم گرائے چلے جا رہے ہوتے ہیں بغیر کسی ٹارگٹس کے کہ کہاں پر جا کر گریں گے. تو یہ سب سے خطرناک بمباری ہوتی ہے, وہ اس وقت بیروت کے اوپر جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. ذرا یہ ہیڈ لائن دیکھیے, دا موسٹ وائلنٹ اینڈ لارجسٹ سنس دا بگننگ آف دا اگریشن. ظاہری بات ہے جو باقی بمباری ہوئی ہے وہ بھی تو کتنی خطرناک تھی, خوفناک تھی. ہزاروں ٹارگٹس ہٹ ہوئے, ہزاروں جو ریزیڈینشل بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, لیکن یہ سب سے خطرناک بمباری ہے. اچھا, اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر خاموشی تو نہیں کی جا سکتی, اس کا نتیجہ کوئی بھی نکل سکتا ہے. مطلب یہ ساری سیز فائر ٹاکس ریورس بھی ہو سکتی ہیں, کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ سیز فائر ہو بھی سکتا ہے. لیکن ایک چیز تو جو ہونے جا رہی ہے, جو خبریں اس وقت لیبنان سے آ رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کا جواب ظاہری بات ہے تل اویو پر حملے سے دیا جائے گا. بیروت پر حملہ ہوا ہے تو اس کا جواب تل اویو پر آئے گا. تو ایک لارجسٹ اٹیک تل اویو پر پلان کیا جا رہا ہے, جو اب کے بعد کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے. اور یہ سنڈے کو جو بہت بڑا اٹیک ہوا تھا, تاریخ کا سب سے بڑا حملہ یہ جو سنڈے گزرا ہے اس کو ہوا, لیکن اس سے بھی بڑا حملہ اب وہ تل اویو پر کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل نے سب سے بڑی بمباری کی ہے. تو اس کا جواب وہ تل اویو پر دینے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ اگلے گھنٹے بہت نازک ہیں, بہت انسرٹینٹی ہے, اور سب نظریں لگی ہوئی ہیں کہ بھئی اگلے گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن حزب اللہ کے جو باقی حملے وہ شروع ہو چکے ہیں. تل اویو کو چھوڑ کر باقی ایریاز میں حزب اللہ نے جو اٹیکس ہیں وہ شروع کر دیے ہیں, اور کیجویلٹیز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں. 7 جو گراؤنڈ اٹیکس ہیں
वहां पर भी शिद्दत देखने को मिल रही है। नहारिया में एक बेस को निशाना बनाया है और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस बेस को अटैक किया गया है। बताया जा रहा है इन्फेंट्री ट्रेनिंग कैंप है शिविजियोन साउथ ऑफ द सिटी ऑफ नहारिया फॉर द फर्स्ट टाइम विद साल्व ऑफ क्वालिटेटिव मिसाइल्स। इसके अलावा नाज़रीन जो माउंट हरमोन है वहां पर अटैक किया गया है और वहां से कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। इंजरीज आफ्टर 2 हिजबुल्लाह ड्रोन्स एक्सप्लोड्स एट द आर्मी साइट इन माउंट हरमोन। आर्मी साइट के ऊपर ये ड्रोन्स आकर एक्सप्लोड हुए हैं और वहां पर कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा वी टारगेटेड द सेटलमेंट ऑफ क्रियात शमुना विद साल्वो ऑफ क्वालिटेटिव मिसाइल्स। क्रियात शमुना में क्वालिटेटिव मिसाइल जो है फायर किए गए हैं। इसके अलावा स्क्वाड्रन ऑफ सुसाइड बॉम्बर जो है वो फायर किया गया है। कहां पर? हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी एफिलिएटेड विद 810th हरमोन ब्रिगेड सीरियन गोलान हाइट्स के ऊपर ये स्क्वाड्रन ऑफ सुसाइड ड्रोन जो है वो फायर किया गया है। इसके अलावा अलमनारा सेटलमेंट में जो गैदरिंग्स हैं उनको रॉकेट साल्वो के साथ जो है वो निशाना बनाया गया है। जो ग्राउंड अटैक्स हैं 3 खबरें जरा देखिए। ख्याम के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई जारी है। ख्याम के एरिया में ये पिछले 2 से 3 हफ्ते इनको हो चुके हैं, ये इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 3 हफ्ते अभी तक ये कैप्चर नहीं कर सके हैं। इस वक्त भी उनका एक और टैंक यहां पर तबाह हुआ है। जरा 3 हेडलाइंस ख्याम के इलाके से देखिए। The resistance continue to confront the occupation forces and engages in clashes with them in border town of Khyam. बड़ा रात confrontation इस वक्त हो रही है। The resistance continue to confront occupation which is still unable to reach the center of the town of Khyam. अभी तक नाकाम है जो इजरायली फौज है ख्याम के सेंटर तक पहुंचने में और कन्फ्रंट किया जा रहा है। फिर मरकाबा टैंक को गाइडेड मिसाइलों के साथ तबाह किया गया, डिस्ट्रॉइंग इट एंड किलिंग एंड वुंडिंग इट्स क्रू। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। एक और नाज़रीन अजीबो गरीब वाक़या पेश आया और इसराइल की मजीद बदनामी हुई है। इसराइल के 4-5 सोल्जर जो हैं वो पहुंचे हैं लितानी रिवर के ऊपर जो कि 15 किलोमीटर दूर है और ये इनका मुतालबा ये है कि हम लितानी रिवर तक जाकर कब्जा करेंगे। वहां पर इनके 4 से 5 सोल्जर्स पहुंचे हैं और वहां पर इन्होंने तस्वीर बनाई और फिर वहां से निकल गए और तस्वीर को फतह के तौर पर दिखाया। लेकिन उस तस्वीर के आने के बाद ज्यादा बदनामी हुई है। ज्यादा बदनामी इसलिए हुई है कि 60 दिनों की ये सारा करने के बाद, ताकत इस्तेमाल करने के बाद ये कामयाबी है कि 5 सोल्जर्स लितानी रिवर तक पहुंचे हैं। यानी मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर फौज की ये कामयाबी है कि 60 दिनों की जंग के बाद, सारी ताकत इस्तेमाल करने के बाद, नेवी और फिजाई इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ 5 सोल्जर्स लितानी रिवर तक पहुंच सके हैं और वहां पर फोटो बना के निकल आए हैं। कोई टैंक नहीं पहुंचा, कोई प्रॉपर फौज नहीं पहुंची, कोई इलाका कैप्चर नहीं हुआ। तो उल्टा वो तस्वीर इनकी बदनामी का सबब बन गई है। टोटल ये एक्सपोज हुए हैं कि अच्छा इनकी तो वाकईतन कोई कामयाबी नहीं है। इमेजिन एन आर्मी फॉर 60 डेज स्पॉटेड एट द फ्रंट विलेजेस फॉर द मस्टर टू द माउथ ऑफ द रिवर इन द मेडिटेरेनियन। नॉट अ टैंक अराइव्ड, नॉट अ साइट वाज बिल्ट टू स्टे, इट वाज कंप्लीटेड। एक भी साइट के ऊपर कब्जा नहीं किया, एक भी टैंक लितानी रिवर तक नहीं पहुंच सका और ये 4 से 5 गए और तस्वीर निकाल कर आ गए, तो वो सारा उल्टा पड़ गया। इसके अलावा नाज़रीन वेस्ट बैंक के अंदर एक रैमिंग अटैक हुआ है, यानी कार के साथ हमला। पैलेस्टीनियन ड्राइवर कैरीज आउट रैमिंग ऑपरेशन नियर हेब्रॉन और 2 जो इजरायली पुलिसमैन है वो इसमें निशाना बने हैं। तो वेस्ट बैंक के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी जारी है। जरा एक स्टेटमेंट देखिए नेतन्याहू के हवाले से। वी कंक्लूडेड दैट नेतन्याहू लेड अस टू द ग्रेटेस्ट डिजास्टर इन इजराइल्स हिस्ट्री। ये जनाब इजराइल की स्टेटमेंट है कि नेतन्याहू हमें तारीख का जो सबसे बड़ा डिजास्टर है उसकी तरफ ले आया है। और इस वक्त ब्रितानिया से जो सर्वे सामने आ रहा है, गैर मामूली सर्वे है। ब्रितानिया में एक बाकायदा मुहिम का आगाज हो गया है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए। मेजॉरिटी ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट अरेस्ट फॉर नेतन्याहू, ये वहां से ताज़ा तरीन जो सर्वे है वो सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन यूक्रेन के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि रशिया ने बरतानिया का जो एम्बेसडर है उसको निकाल दिया। ये अब तक की बहुत गैर मामूली खबर है। रशिया ने बरतानिया का एम्बेसडर अपने मुल्क से निकाल दिया है। आप अंदाजा करें ये किस लेवल की कशीदगी है। यानी अगर कोई चैनल काम कर रहा था कम्युनिकेशन का तो वो एम्बेसडर भी रशिया ने निकाल दिया। रशिया ने कहा है कि जो है ना ये एम्बेसडर स्पाई कर रहे थे, यानी जासूसी कर रहे थे, इसलिए इनको जो है वो निकाला गया है। आप जरा देखिए जो दूसरी आलमी जंग थी उसका जंग शुरू होने से पहले जरा देख लीजिए, आपको ऐसे ही वाकयात मिलेंगे, गैर यकीनी हंगामा खेजी आपको, यानी एज ऑफ वॉर के ऊपर जब होते हैं तो इसी तरह के, यानी रशिया का बरतानिया का एम्बेसडर निकालना, यानी इसको आप एज ऑफ द वॉर कहेंगे। और आप एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जरा इवेंट्स निकाल कर देखिए, यही कुछ हो रहा था। मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों के अंदर इसी तरह की हलचल मची हुई थी और अजीबो गरीब जो है वाकयात हो रहे थे और जो कि इस वक्त यहां पर हो रहे हैं। और अगर आप देखिए जब डिप्लोमेट्स की जरूरत पड़ जाए जासूसी करवाने के लिए तो वो कोई नॉर्मल हालात नहीं होते हैं।
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سروائیول موڈ کے اندر ہیں، اور سروائیول اس لیول کا کہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، اور بس آپ نے سروائیو کرنا ہے، اور مطلب تمام جو چیزیں آپ نے آلریڈی طے کی ہوئی ہیں، کوئی انٹرنیشنل لا ہے، جو کنونشنز ہیں. دیکھیں نا، ڈپلومیٹس کی جو سیکیورٹی ہے وہ جنگ میں بھی یقینی بنائی جاتی ہے. یہ کنونشن ہے دنیا کی کہ ڈپلومیٹس کو کچھ نہیں ہوگا. تو دیکھیں دنیا جیسے بھی ہے، کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر آپ طے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے ایمبیسڈرز کو ضرورت پڑ جائے جاسوسی کرنے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نارمل حالات کے اندر نہیں ہیں، آپ سروائیول موڈ کے اندر جا چکے ہیں. جب آپ سروائیول موڈ کے اندر ہوتے ہیں تب دنیا انتہائی بے رحم ہو چکی ہوتی ہے، اور انتہائی پاور کا آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جو بھی کرنا ہے کر گزرو، لیکن اپنا جو دفاع ہے، اپنا جو سروائیول ہے، اپنی جو فتح ہے اس کو یقینی بنایا جائے. تو اس لیے یہ کشیدگی ہے، اور یہ بات آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ ہو رہا ہے جو اس بات کا یقین کروا رہا ہے اور خوف پیدا کر رہا ہے کہ واقعی ایک بڑی جنگ جو ہے وہ دنیا میں چھڑنے جا رہی ہے. اس سسٹم کا تو گلا خود ہی گھونٹ دیا ہے ویسٹ نے، جو کچھ پہلے غزہ میں ہوا اور اب جس طرح سے کشیدگی اور باقی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا خبریں مزید وہاں سے سامنے آتی ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.